हो सकता है कई लोगों को 500-600 में मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जो कंप्लीट बैच है केवीएस का, पीआरटी का, वो भी आप करियर ऐप डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो देना बहुत ज्यादा जरूरी अभी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना दे दी जाए तो उस चक्कर में कहीं और से आप गलत रिसोर्सेज से भी जुड़ जाते हैं। अभी ये खूब देखा जा रहा है। ये कंप्लीट बैच है केवीएस वाला। चलिए कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं। टेलीग्राम पर देखो, ये जो सीडीपी के जितने भी सेशन हुए, ये पीडीएफ मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दे चुकी हूँ, तो एक बार उसको आप देख लीजिए। मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी। उसकी कई लोग डिमांड कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एकदम टेस्ट की तरह इसको लेना है ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ पाए। देखो, किसी सेक्शन में हो सकता है 10 क्वेश्चन मुश्किल आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं वो सेक्शन ही छोड़ देना है। ये आपको आज वाले सेट को करने से बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कितना जरूरी है कि आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीटेट में, ना केवीएस में है। चलिए, पहला सवाल आपके सामने बहुत ही फ्री एक नंबर के लिए हम कहेंगे। आज मैं सुपर चैट सारी पढ़ूंगी, क्योंकि देखो जब टॉपिक चल रहा होता है, थियरी चल रही होती है, तो उसके बीच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन किया, चलो फिर थोड़ी बात कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन किए, फिर 2 मिनट बात कर सकते हैं। शरीन शीन कह रहे हैं वर्किंग मेमोरी बता दो, कंफ्यूजन है, लास्ट क्वेश्चंस आए थे। शरीन, मैंने कल भी आपको कहा था एक वर्किंग मेमोरी और टाइप्स ऑफ प्ले, ये दोनों टॉपिक्स में कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट का बी, देखते हैं इसमें आंसर कोई सही दे पा रहा है कि नहीं। इसमें सभी के आंसर्स गलत हैं, उसका रीजन अभी समझते हैं। एन ईवीएस टीचर, यानी आप क्या हैं? एक एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस के नहीं, एनवायरमेंटल साइंसेस के नहीं। अगर आप केवीएस का सिलेबस देख रहे हैं तो वहां पे एनवायरमेंटल साइंस पूछा जा रहा है आपसे, यानी एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड वो भी पूछ लिए जाएंगे, डेप्थ में जाएगी बात। लेकिन जब आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज है टॉपिक का नाम, यानी पर्यावरण अध्ययन है। 3rd to 5th तक एनवायरमेंटल स्टडीज ही होता है। साइंसेस फिर आगे की डिफिकल्टी लेवल पे जोड़ा जाता है। एन ईवीएस टीचर हैज अ स्टूडेंट फ्रॉम आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इस पे चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसी से ये बात कही जा रही है। तो एक बच्चा है आपकी क्लास में जो आबू धाबी से ज्वाइन कर रहा है। द टीचर हैज हर ऑनलाइन क्लास स्केड्यूल्ड एट 10 AM। और टीचर की जो क्लास है वो ऑनलाइन क्लास है, इसीलिए आबू धाबी से बच्चा देख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि दौड़ते हुए आएगा आबू धाबी से इंडिया में पढ़ने के लिए सुबह सुबह स्कूल में। What time will the student attend her online class from his home in Abu Dhabi? यानी बच्चे को किस समय अपने घर से तैयार होकर बैठ जाना है स्क्रीन के सामने अगर उसको इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आबू धाबी से क्लास लेनी है। बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। 1.5 घंटे का अंतर है, एग्जैक्टली 8:30 बजे। भाई आप अगर दुबई में रह रहे हैं, आप आबू धाबी में रह रहे हैं, यूएई की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, किसी भी जगह पर रह रहे हैं, तो क्या है 1.5 घंटा पीछे हैं वो। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये, इसके 1.5 घंटा पीछे है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो कायदे में बी होना चाहिए था, बट इन्होंने 8:30 कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि 10 बजे में से हम 1.5 घंटा घटा देंगे तो सुबह के 8:30, तो हमारे यहाँ 10 बजे हैं तो वहां 8:30 बजे बच्चे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां के टाइम से 1.5 घंटा आगे है। ठीक है इतनी बात। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया, तो इसमें फ्री के नंबर मिले हैं। जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो कहती है 9 का मतलब होता है फ्री टू ऑल, यानी जो भी आपने उत्तर लगा दिया होगा फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी गलती है। एक तरफ 7:30 लिख दिया है, दूसरी तरफ 7 लिख दिया है, 8:30 का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो उस केस में आंसर जो है वो बी हो गया। सिंपल सरल सुंदर सी बात है ये। आगे बढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1.5 घंटे आगे है समय, तो ये सब बातें हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। इनडायरेक्टली पूछेगा तो हमें लगेगा पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, है ना। और बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप जवाब दे पा रहे हैं। पोल में जवाब देना है, कमेंट्स को अवॉइड करके, क्योंकि अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो उससे आपको पता लगेगा कितने % लोग आप जैसे सही उत्तर दे रहे हैं। 54% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज्ड टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल, यानी भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? सबसे कम, तो सबसे कम मस्टर्ड ऑयल, भरपूर सरसों के तेल का प्रयोग होता है हमारे देश में। नारियल का भी प्रयोग होता है बहुत अलग अलग जगह पे अगर हम देखते हैं। और ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। पाम ऑयल सबसे कम इन चारों ऑप्शंस में से यूज होता है। पाम मतलब ताड़ का तेल, खाने के लिए कम यूज करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ
शैम्पू से लेके और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में भी यूज कर लेते हैं। तो पाम ऑयल बेसिकली कम यूज होता है अगर हम बाकी ऑयल्स का कंपैरिजन करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुकिंग के मामले में। तो ए ऑप्शन, ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ प्रिंसिपल आस्क्ड एन ईवीएस टीचर टू सेलेक्ट इंडोर प्लांट्स फॉर हर ऑफिस। यानी एक प्रिंसिपल ने, आप स्कूल में गए, आपका सिलेक्शन हो गया केंद्रीय विद्यालय में मान लेते हैं, या जहां पर भी इस साल अभी केवीएस की वैकेंसी आई हुई है तो केवीएस ही मानेंगे। तो आपका सिलेक्शन हो गया और आपके प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करिए, आप ईवीएस टीचर हैं, इंडोर प्लांट सेलेक्ट करके लाइए कि आपको थोड़ा बहुत तो पर्यावरण के बारे में पता ही होगा, और इंडोर प्लांट सेलेक्ट करके लाइए जिनको हम बिना सनलाइट के भी या कम सनलाइट भी अगर विंडो से आ रही है तो सर्वाइव कर जाएं। होता है ना, कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ आउटडोर प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत ज्यादा होती है, उनको बाहर रखा जाता है। जो कम सनलाइट में भी गुजारा कर लेते हैं, हफ्ते में एक आध दिन दिखा दो, तो उनको हम इंडोर कह रहे हैं। तो आप एज अ ईवीएस टीचर अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने गए हैं, तो कौन सा समूह आप चुनेंगी, कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स आप चूज करेंगी इन 4 ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन में से? एलोवेरा, पेट्यूनिया या मनी प्लांट? फिर एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटोन, या फिर मनी प्लांट, पेट्यूनिया और मिंट। मिंट आपका वही पुदीना, तो पुदीना कैसे सरवाइव करेगा घर के अंदर, है ना। और बात रही किसकी, ये पेट्यूनिया की, तो ये एक ऐसा पौधा है, अगर नहीं भी बताया तो हम इसके बारे में आप जान सकते हैं, जिसको सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लगभग 6 घंटे तो चाहिए दिन में। तो उस केस में ये तो जहां जहां है इसको हम हटाएंगे ही। मनी प्लांट हमने देखा है बेचारा कहीं भी काम चला लेता है, अपना जीवन चल जाता है। एलोवेरा हुआ या क्रोटॉन के तो बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है, तो कम पानी या कम सनलाइट में भी जीवन चल जाएगा, थोड़ा बहुत दिखा दो कभी कभी काम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है? एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटॉन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन विलेजेस यानी गांव की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ women एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, दिस मेथड इज नोन एज। ये क्वेश्चन पहले ऑफलाइन आपके जब पेपर होते थे तब भी पूछा गया है 2 बार कम से कम, इस बार भी पूछा गया है। यानी गांवों में हम यह साधारण रूप से देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अनाज से भूसे को कैसे अलग करती हैं, ऐसे फटक करके। ठीक है ना, अगर किसी ने देखा है, कोई गांव के दर्शन किसी ने किए हैं, जो कि करने ही चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये बात थोड़ी बहुत आइडिया लग रही होगी कि इसको विनोइंग कहते हैं। ये सिंपल आंसर है इसका, निष्पादन या फटकना कहते हैं। झाड़ के ऐसे अलग करते हैं जब आप किससे, जो अनाज है और उसको भूसे से अलग कर रहे हैं। याद रखिएगा, अनाज है जिसको भूसे से अलग कर रहे हैं, ये विनोइंग है। हैंड पिकिंग तो हो गया, आप जैसे चावल में से गंदगी निकाल रहे हैं, वो हैंड पिकिंग है एक तरह से, कि आप हाथ से चुन रहे हैं। ठीक है, छानना, अगेन छान थोड़ी रहे हैं यहाँ पे, आप फटक के निकाल रहे हैं। छानने में आप छन्नी का प्रयोग करते हैं। थ्रेशिंग हो गया वो जो आप जब आप फसल काट के लाए हैं, गेहूं मान लीजिए काट के लाए हैं, चावल काट के लाए हैं, उसको झाड़ के ऐसे किसी चीज पर, तब आप थ्रेशिंग मतलब उस ग्रेन को साइड कर रहे हैं एक तरह से। बाद में उस ग्रेन में से हस्क को अलग निकाला जाएगा, जब आप उन रूट से निकाल रहे हैं जिन चीजों को, जब हम थ्रेशिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विनोइंग की, तो ये आप देख पा रहे हैं एक अंकल हैं और जेंडर पैरिटी का यूज करते हुए हमने पहले अंकल को दिखाया है कि ये एक मेल है और क्या कर रहे हैं, भूसा अलग कर रहे हैं जो बीज है उससे, थ्रेशिंग के माध्यम से। ठीक, और यहाँ पे एक आंटी भी मिलेंगी आपको आगे, यहाँ पे आंटी हैं जो विनोइंग का प्रयोग कर रही हैं। किस चीज के लिए? भूसे को दाने से अलग करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ दाने पड़े हुए हैं, एक तरफ भूसा होगा और जो भी इसमें से हस्क निकल जाएगा। और उससे पहले, जो इससे पहले की प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग है, कि जब आप काट के लाए फसल को, फिर उसको मार मार के ये बीज अलग कर रहे हैं आप, फिर इसमें से भी भूसा अलग करेंगे तो ये विनोइंग हो जाएगा। तो ये सिंपल विनोइंग हो गया। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए हम थोड़ा सा इस पे ज्यादा जोर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। The relationship between organisms where one organism benefits from the association while the other is harmed। लाइन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार घुमा करके पूछा गया है सीटेट में, इसके आसपास वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट ये नहीं है वो क्वेश्चन। तो जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, यानी 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बट एक को लाभ है और एक को हानि है, तो एक के लिए ये चीज पॉजिटिव हो गई, एक के लिए नेगेटिव हो गई। यानी एक तो होस्ट है और एक है जो उस पर फीड कर रहा होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बगुला और भैंस के ऊपर।
है ना, कि वो बगुला क्या है, उन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों के लिए अच्छा है। बगुला जो है, जो भी पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उनको खा जाता है भैंस के ऊपर से, स्किन में से, और उसका भी पेट भर जाएगा और भैंस को भी आराम मिल जाएगा, या जो भी बफेलो है या जो भी एक इस तरह का एनिमल है। तो वो सिम्बायोटिक मतलब अच्छे हैं। तो ये सिम्बायोटिक आंख बंद करके नहीं लगा देना यहाँ, ये है क्योंकि यहाँ बात हो रही है एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है। जैसे हमें अगर मच्छर काटे तो मच्छर के लिए तो बेनिफिट है भैया, खून पी के मोटा हो जाएगा, एकदम ताजा ताजा मच्छर आपने देखा होगा कभी, और गलती से अगर आप उसको मार दें तो वो दिखाता है कि आपका बी पॉजिटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप उसके अंदर भरा हुआ है ना। तो ये वो वाला रिलेशनशिप है, इसको पैरासाइटिसिज्म कहेंगे। पैरासाइटिसिज्म कहेंगे यानी परजीविता है ये, कि सामने वाले को हार्म हो रहा है लेकिन आपके मजे आ रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं पैरासाइट्स जैसे, है ना, वो दूसरों का खून पी के खुश होते हैं, उनका जीवन दूसरों के खून से चलता है। तो म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जीवित रख पा रहे हैं एक दूसरे को। कंपटीशन तो फिर आपको पता ही है। पैरासाइटिसिज्म यानी परजीविता, डी ऑप्शन अगर आप यहां देखेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं मच्छर है। ये पैरासाइटिसिज्म यानी परजीविता का जो रिश्ता है, यानी पैरासाइटिसिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, यानी दो जीवों के बीच का रिश्ता, वेर इन वन ऑर्गेनिज्म, जो एक जीव है जहां पर वो क्या है, पैरासाइट है, खून चूसने वाला है, थ्राइव्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, द होस्ट। होस्ट क्या है यहाँ, मान लीजिए ह्यूमन हैंड है, तो ह्यूमन क्या बन गया इस मच्छर के लिए, होस्ट हो गया, कि भैया आओ। होस्ट नहीं होते, घर में बुला रहे हो आप किसी को खाने पर, आप होस्ट कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपने अपने घर में बुलाया कि लो बेटा खून पियो, है ना, वेम्पायर के जैसे। और मच्छर क्या है यहाँ, पैरासाइट बन गया। तो ये पैरासाइटिसिज्म है, परजीवी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग, है ना। ये सिर्फ एक उदाहरण है ह्यूमन वाला, करेंगे इंग्लिश पेडागोजी भी, डोंट वरी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। आगे एक और चीज है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। तो ये पैरासाइटिसिज्म म्यूचुअल हो गया, दोनों का फायदा हो रहा हो। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये बगुला है और ये बफेलो है, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये भी याद रखना है, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार इसके आसपास का क्वेश्चन दे दिया। तो बाकी के ऑप्शंस भी हमें पढ़ने हैं। जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वही जो सही है उसी पे नहीं, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कोई कह रहा है जैसे कि हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारा खून पी खुद खुश रहते हैं, और आप भी वैसे ही उनकी नजरों में होंगे, है ना। यही तो मजेदार है, ह्यूमन नेचर देख रहे हो, जो हर इंसान को लगता है उससे बेहतर कोई और नहीं है दुनिया में, है। चलो खैर, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, एंडेमिक स्पीसीज यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। अब जिसने हिंदी में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो ये अपने आप बता रहा है जवाब क्या है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों का मतलब हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र में रहती हो, सिंपल बात, नो बकवास, है ना। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है, रेयर है ये। वो तो भाई रेयर तो फिर एंडेंजर्ड हो जाती है ना, जो वैसे भी दुर्लभ है भाई, खत्म होती जा रही है। ये रेयर मतलब कम पाई जाती है, इस तरह से कह सकते हैं। जरूर नहीं खत्म ही हो रही हो, वो एंडेंजर्ड कहलाएंगी, जो खत्म होने की कगार पे हो। इंपोर्टेड स्पीसीज कहीं और से आयात करके ले आए, अभी वो टाइगर वाइगर आए थे ना कहीं से। और स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, ये बात एकदम सही है। वो प्रजातियां जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कंगारू एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते थे, अभी भी ऐसा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे एक चीज है नील गाय, है ना, वो कहाँ पाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में पाई जाएगी, यूपी के या कहीं स्पेसिफिक रीजन्स में। तो जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं जो प्रजातियां, हर जगह नहीं मिलती, उनको हम क्या कह रहे हैं, एंडेमिक कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है वो हैं जो भाई खत्म होने की कगार पे हैं, या अभी गायब भी हो चुके हैं कुछ। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डायनासोर के जैसे, देखिए वो तो लुप्त ही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विलुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, यानी वनोन्मूलन या वनों को काटने से नुकसान क्या क्या है, या कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा यदि आप जंगलों को काटते रहेंगे, फॉरेस्ट को काटते रहेंगे। तो बताइएगा। कुक विद जन्नत, उनको मेल कीजिए, मेल दिया हुआ है सीटेट वालों ने। अगर ऐसा हुआ है, इमेज डिस्क्रिपेंसी या कुछ इस तरह का इशू है, उनको ईमेल कीजिए। ईमेल मैंने बताया था जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे, या ऑफिस विजिट कीजिए, बिल्कुल जाइए अगर इस तरह कोई इशू है आपके फोटो का या कुछ भी, है ना। कोई कह रहा है बिहार में बहुत है देखिएगा, केवीएस पीआरटी लगभग बाइलिंगुअल मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक शब्द, एक सेम शब्द को
4 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। मतलब बाइलिंगुअल मतलब वो भाषा जो जनरली हम समझ पा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहां से आवाज आ रही है भाई? पटाखे फूट रहे हैं बोर्ड से, ये शाम से चला हुआ है ना क्लास की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम, यानी अगर हम फॉरेस्ट कट करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। आप देख लीजिए, अगर आप गांव जाते हैं तो आपको कई डिग्री टेम्परेचर कई बार कम मिल जाता है। जहां आसपास पेड़ होते हैं जिन इलाकों में, वहां पर क्या है, टेम्परेचर हल्का सा कम होगा बाहर के रोड से, ये बात हम जानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, हमें पता है भाई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनवायरमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो जब अगर पेड़ नहीं है तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, ये बात भी सही है। इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, भाई पेड़ के कटने से ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ जाएगा, ये तो सेंसलेस बात हो गई है ना, ग्राउंड वाटर तो कम होगा, तो ये भी गड़बड़ है। इंक्रीजेस चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट, यानी प्राकृतिक आपदाओं की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बाढ़ और सूखा आएगा। भाई नेचर है, नेचर में पेड़ भी उतना ही हिस्सा है जितना आप, बल्कि आपसे ज्यादा जरूरी। तो A, B और D ये सही है, ये कॉन्सिक्वेंस सच में होंगे। C जो है वो कॉन्सिक्वेंस नहीं, ग्राउंड वाटर बढ़ नहीं सकता, कम होगा। तो ABD हम देख रहे हैं, ABD विलियर्स नहीं है, ये सिंपल ABD ऑप्शन है, ठीक। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? आप तो पोल 3 दिन पहले हटा देते हो भाई साहब, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और फिर भी टाइप करने में 4 साल लगा देते हो, क्या करते रहते हो लैपटॉप में, है? बता दीजिए, नहीं बताएंगे? शौर्य सिंह के एग्जाम्स खत्म हो गए मैम। एप्लीकेशन में लास्ट में डिवाइस टोकन मांग रहा है, वो क्या होता है? एक बार कॉल करके पता कर लो, नहीं तो मैं बोल दूंगी सोनल, मुझे मेल छोड़ देना। ऐसा कुछ होगा कि मतलब आपने कहीं दूसरे डिवाइस से तो लॉगिन नहीं कर लिया है, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। कोई कह रहा है यू आर निमोनिक क्वीन। अरे बस याद रहनी चाहिए आपको चीजें। और निमोनिक में वो नहीं होता ना, क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी बनी रहती है, छिछलापन नहीं होता कि आप एकदम गलत उदाहरण देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स। अगर हम बात करें तो कौन सी बातें या कौन से कथन सही होंगे ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए? तो अब एनसीईआरटी में ठंडे और गर्म रेगिस्तान की बात हुई है कि राजस्थान क्या है, गर्म है। अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां ठंडा रेगिस्तान है अगर हम देखें। तो पहला ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर व्हाइल कोल्ड डेजर्ट्स हैव लो टेम्परेचर, यानी जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहां पे तापमान अधिक होगा, ठंडे में कम होगा। ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आसान सी बात है भाई। कोल्ड तभी तो कह रहे हैं जब टेम्परेचर कम है, और अगर हॉट है तो टेम्परेचर हाई होगा। यहाँ टेम्परेचर कम होगा, लद्दाख में टेम्परेचर कम है, राजस्थान में टेम्परेचर हाई है, सिंपल बात। बी ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स आर बैटर्ड बाय सन एंड आर सैंडी, कोल्ड डेजर्ट्स हैव आइस एंड स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में बर्फ और हिम से घिरी हुई रहती है। जो धरती है वो ग्राउंड जो है पूरा, जो भी वहां आसपास की चीजें हैं वो बर्फ से ढकी हुई होंगी, बिल्कुल फैक्ट है। हॉट डेजर्ट्स आर रेड और ऑरेंज व्हाइल कोल्ड डेजर्ट्स आर ग्रे, ये भी हम देख सकते हैं लद्दाख में क्या है, वो ग्रेश शेड है वहां पे, ठीक कह सकते हैं। और राजस्थान बोल रहे हूँ राजस्थान में क्या होगा, वहां लाल रंग की रेत या ऑरेंज कलर की रेत आपको नजर आएगी, बात तो सही है। डी ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सेंसेशनल इफेक्ट, यहाँ पर गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, जो आपका ऋतुएं हैं बहुत ज्यादा नहीं बदलती। जैसे आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं तो अभी बसंत ऋतु चल रही है ना, बारिश का मौसम है, कभी कभी ठंड है, कभी एक बहुत ही अलग अलग यहाँ पे ऋतुएं ज्यादा हैं। वहां कभी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो हुई, नहीं तो लगभग एक जैसी स्थिति रहती है। ऋतुएं बहुत ज्यादा नहीं बदलती, हार्श हो जाता है वेदर, ठीक है ना। मैम प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर लगा लो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा फनी क्लिप। और साथ में देख लो ये नोट्स जो मिल रहे हैं आपको वो पढ़ लो, और जो मैराथन चल रहे हैं वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ? डी गलत है, बहुत ज्यादा ऋतुएं नहीं देखने को मिलती, वेरिएशन नहीं है। ए बी सी, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं? 42% लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार अब सो गए आप, कुछ और करने में लग गए हैं?
तुम इधर मुंह करके बैठा करो ताकि दिखे तुम कर क्या रहे हो, है ना। सो जाते हो, स्लो साबुन हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान वही रखो ना जो काम कर रहे हो। नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन या पार्क बनाए गए कि वहां पे जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो भाई ठीक से रहे। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ। अगर यहाँ पे फ्लोरा को साइड भी कर दें तो हम कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए कि इनको ना तो शिकार किया जाएगा इस एरिया में, ना इस तरह की चीजें होंगी। तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो ओल्डेस्ट है इंडिया में, ये पूछा है हमसे। अब इसमें जवाब जो है वो अलग अलग तरह के हैं और लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, बट वो कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। देखिए काजीरंगा सबसे पुराना है, लेकिन ये फॉरेस्ट रिजर्व की तरह इसको लिया गया था 1905 में। नेशनल पार्क नहीं बनाया गया था। नेशनल पार्क 1974 में बनाए, तो इसलिए काजीरंगा इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द राइट आंसर, 1936। ये है कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है जी। गए हैं आप कभी छोटा सिंह? नहीं, चलेंगे अभी सीटेट देखे घूमेंगे। ठीक है, मतलब देखे क्या देंगे तो ये लोग, बट मतलब खत्म हो जाएगा सीटेट तब। बट कहाँ से यार, केवीएस भी आ चुका है अब तो। इमाम क्या कह रहे हैं? इमाम कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, प्रैक्टिस सेट सबमिट के बाद ऑल सेक्शंस का आंसर सेव नहीं होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा मैम? है किसकी बात कर रहे हो, कौन सी जगह पे कर रहे हो ये काम? ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है अगर ऐसा है तो, है ना, क्योंकि अगर आपने सबमिट किया है प्रॉपर हर एक सेक्शन तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब देखो ये नॉर्मल टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछ लिया कि जो बीज हैं उनके अंकुरण के सही क्रम को पहचानना है, यानी बीज बोए जाते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं, उसको आपको सही क्रम में पहचानना है। बताइएगा फटाफट से। इतने में आप लोगों के आज कमेंट्स पढ़ूंगी भरपूर, क्योंकि कई दिनों से मैराथन चल रही है, ज्यादा कमेंट्स में पढ़ नहीं पाती हूँ। हेलो मैम, नमस्ते। राहुल सैदपुर, बहुत बड़े राहुल, आप ऑफलाइन क्लास में आए थे, याद है मुझे। मेरा नाम भी लिया करो आप। रीटा चौहान कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए देखिए 40% लोग क्या कह रहे हैं? बी ऑप्शन। देखते हैं अभी समझते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो ये कहता है आफ्टर द लीव्स अपीयर, यानी आफ्टर द लीव्स अपीयर देन द यंग प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ये सबसे पहले पत्तियां ही आ गई, सीधा बीज बोया नहीं है, पत्तियां आ गई हैं। देख रहे हैं कितना तेजी से चल रहे हैं। तो ए ऑप्शन तो फर्स्ट नहीं हो सकता, जहां पे भी ए ऑप्शन फर्स्ट है उसको हटा सकते हैं हम। तो ये ए और बी ऑप्शन हट गए यहाँ से, बाकी के दो बचे। ऐसे एलिमिनेट करेंगे भाई। Seed absorbs water through a hole. This softens the seed. This softens the seed coat and it ruptures. मतलब बीज एक छेद से पानी को सोखता है और यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। चलो ठीक है। सी ऑप्शन है a soft shoot emerges from the seed and grows upward. यानी अंकुरण हो गया और अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बीज। तो इससे पहले बीज तो लाओ कहीं। During this stage, the baby plant lives on the food stored in the seed. A small root emerges from the seed which grows downwards. क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, ये पूछा है। तो सबसे पहले जहां सीड की बात हो रही है वो है आपका बी ऑप्शन। बीज एक छेद से पानी को, यानी पहले वो पानी को सोखेगा, बीज को पानी मिलेगा और वो नरम हो जाएगा और उसके बाद वो अंकुरित होकर के फूटेगा। बात तो ठीक है। तो पहला ऑप्शन बी ही होना चाहिए। ई तो नहीं हो सकता ना कि पहले स्मॉल रूट, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये तो आगे की प्रोसेस हो गई। ये सेकेंड स्टेप होना चाहिए। फिर डी आएगा आपका ड्यूरिंग दिस स्टेज द बेबी प्लांट। अब बेबी प्लांट बाहर आएगा और फिर जाकर के आपका ये सॉफ्ट शूट, फाइनली बीज जो है वो प्लांट हो गए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप कॉमन सेंस से भी देखेंगे तो ई पहले नहीं आ सकता। पहले तो नॉर्मल एक जो सीड है वो एब्जॉर्ब करके वाटर को और तब उसको लगाया जा रहा है ताकि आगे की प्रक्रिया चल सके। तो सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। हाँ, अगर हम एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करें, बहुत ज्यादा हम ना भी रट्टे लगाए हों हमने, तब भी हम ये चीज कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा ये कौन है? इतने रंग बिरंगे चीजें, मेरा नाम कभी नहीं लेती आप, सबरीन जेबा। इतने क्रिएटिव हो ना आप लोग, पढ़ भी लिया करो थोड़ा। इतनी जल्दी पोल क्यों हटा दे रहे हो भैया, बताओ जरा। है बक्सर वाला, कैसी हो मैम? आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है।
तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्या फर्क पड़ रहा है आपको, कौन सा खाना खाने जाना है, बुलाया तो होगा नहीं, तो अपना खाना घर में खाओ और पढ़ाई करो शांति से, क्या हो गया है? ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया से अलग पहली बार दुनिया में एक चीज हो रही है? देखिएगा, चूज द करेक्ट जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम द फील्ड टू प्लेट, यानी बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। मतलब बाजरे का बीज है, उससे आपकी प्लेट तक जब वो रोटी की फॉर्म में आएगा तो क्या स्टेप्स रहे होंगे। दिव्यांजलि क्या पूछे, हेलो मैम, अटेम्प्टिंग सीटेट फॉर फर्स्ट टाइम इन आई एम अ मदर ऑफ 3-year-old kid, please guide last time revision स्पेशली फेसिंग प्रॉब्लम इन हिंदी पेडागोजी। दिव्यांजलि, मैंने एक 25 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक बार उसको देख लो। और सिर्फ मैराथन सेशंस प्रीवियस ईयर, जहां प्रीवियस ईयर में अटक रहे हो, मान लो हिंदी में ही कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, समझ के पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उनको और अच्छे से 4-4 बार रिवाइज करके ढंग से समझो पहले कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करनी है। मैराथन से नोट्स आपके पास हैं, उतनी चीजें इनफ हो जाएंगी, दिक्कत आपको नहीं आएगी, पेपर निकल जाएगा। बेशक आपको घबराहट हो रही हो, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे इस घबराहट के दौरान भी तो नुकसान नहीं होगा, उससे निकल जाएगा पेपर, पता भी नहीं लगेगा आपको। सी ऑप्शन 81% लोग कह रहे हैं। मतलब फसल काटना, चलो हार्वेस्टिंग तो कॉमन है सभी जगह, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो ही गया। फसल काटना, उसके बाद आप कह रहे हैं थ्रेशिंग यानी फटकना, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि कट गई फसल, फिर उसके बाद उसको ऐसे झाड़ झाड़ के थ्रेशिंग हो जाएगी, ठीक है बात। फिर विनोइंग होगी, बिल्कुल यही बात हम कर रहे थे कि थ्रेशिंग के बाद विनोइंग आएगी। थ्रेशिंग के बाद विनोइंग नहीं है ना, कहीं हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, नीडिंग आ गई, सीधा आटा गूंथने लग जाओगे। मतलब अभी ना थ्रेशिंग की जरूरत पड़ी ना किसी और चीज की, इसके बाद विनोइंग आना था, विनोइंग बाद में होगी, पहले आटा गूंथ जाएगा, ये तो कैसी बात हो गई। हार्वेस्टिंग, विनोइंग ठीक है, ग्राइंडिंग सीधा पीसना शुरू कर दिया, मतलब ना थ्रेशिंग हुई। थ्रेशिंग, विनोइंग, ग्राइंडिंग, नीडिंग, रोलिंग, रोस्टिंग, यानी पहले फसल काटी गई, फिर थ्रेशिंग हुई, उसको मार मार के पीट पीट के क्या कर दिया गया, बीज को अलग कर दिया गया, और जो उसकी फसल थी, जो पीछे का भाग था, उसको अलग कर दिया गया, रूट्स को। अगर हम कह रहे हैं तो थ्रेशिंग हो गई, फिर फटक फटक करके क्या हुआ, बीज अलग और भूसा अलग, जो थोड़ा बहुत भूसा बचा हुआ था, जो बीज के अंदर, बीज के बाहर वाला कवर था, उसको हटा दिया। पीसेंगे फिर आप इसको, ठीक है, या चक्की पर दे करके आएंगे, फिर आटा गूंथा जाएगा, जब वापस आ जाएगा तो फिर रोटी बेली जाएगी, फिर रोटी सेकी जाएगी, ठीक है। अब ये स्टेप कभी नहीं भूलने हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इन्होंने उल्टा कर रखा है कि पहले रोलिंग कर लो, विनोइंग बाद में करो, पहले रोटी सेक लो, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ऑफलाइन पेपर्स में भी आता था कि रेड डेटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक। अब हिंदी में तो इन्होंने इतना खतरनाक ट्रांसलेशन किया है कि चक्कर आ जाए इंसान को। देखिएगा, मैथ्स की क्लास लगवा दो उदय सर से, प्लीज लगवा देंगे। ईवीएस के नोट्स दे दो ना यार, ये इतने बड़े बड़े सेशन लेकर के मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई है, तो मैं आज रात को बैठ करके कोशिश करूंगी कि ईवीएस का फाइनल कर दें आपके लिए। अगर हम बात करते हैं, और ईवीएस तो चलो बाइलिंगुअल मिलेगा, मैथ्स पेडागोजी आपको सिर्फ इंग्लिश में मिल पाएगी इस बार, अगली बार करेंगे उसका जुगाड़। रेड डेटा बुक कीप्स, रेड डेटा बुक क्या करती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनको कवर करती है। एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें आते हैं, यानी लुप्त प्राय पौधे और जानवर जो हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं। रेड का मतलब ये ना भाई, ये रेड लाइट वाली बात है कि बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही टेंशन वाली बात है कि ये चीजें अब लुप्त हो रही हैं, ये एनिमल्स हैं या ये प्लांट्स हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, तो रेड डेटा बुक में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी में भी कहीं गिवन है। सिर्फ एनिमल्स के बारे में या उन सब के बारे में बात नहीं हो रही कि जो प्रेजेंट हैं, जो गायब हो रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, वो जो आपका बछेंद्री पाल वाला चैप्टर है उसमें बात हुई है। कहाँ पर सिचुएटेड है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, बताइए फटाफट से। मैम प्लीज ऑल पीडीएफ भेज दो, एंड मैम ऑल पीडीएफ विदाउट आंसर चाहिए मैम, लास्ट में आंसर या साइड में रखिएगा तब भी चलेगा, प्लीज आंसर पे ही ध्यान जाता है मैम। आई अंडरस्टैंड अमोल, अब आगे से ऐसा कर देंगे, अगली बार से आंसर लास्ट में दे देंगे। है पीडीएफ कौन से वाली अभी देनी है, क्वेश्चंस की पेंडिंग है क्या, दे देंगे, काहे घबराते हैं सरकार, कर देंगे। चलिए इसी बात पर समझते हैं क्या कहानी है। हमारी पड़ोसी हमसे नेटफ्लिक्स मांग रहे हैं, बच्चे, जरा जरा से बच्चों को नेटफ्लिक्स देखना है। हमने नेटफ्लिक्स लिया ही इसलिए है ताकि हम बांट सकें। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ, बट क्लास के बीच में नेटफ्लिक्स कैसे दे दें बताओ आप। ए ऑप्शन है 46% लोग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में,
धर्मशाला या ऊटी, बताइए। घूमने का मन किया ये सब जगहें पढ़ के किसी का? नहीं किया ना, करना भी नहीं चाहिए, पेपर है। ये उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। आई थिंक एक बार ये आप चेक भी कर लीजिएगा, 1936 के आसपास ये शायद बना होगा। ईयर एक बार में कंफर्म नहीं है, बट ये उत्तरकाशी में है पक्का पक्का। ये लिखा भी हुआ है आपकी बुक में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो। और उत्तराखंड यानी अगर उत्तराखंड लिखा होता तब हम उसके साथ चले जाते। ठीक, ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। तो कैसे पहाड़ चढ़े जाएंगे वो यहाँ सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैप से एक क्वेश्चन है जो कि मैप से कई क्वेश्चन आते ही हैं। जवाब दीजिएगा, जवाब फटाफट से जवाब दीजिएगा। अरे सर इतने स्लो साबुन कैसे हो गए हैं, थक जाते हैं क्या? आइसक्रीम खिलाएं आपको? दीदी आपने सीटीपी सारी थ्योरी करा दी ना? हाँ रूपा, अभी पेडागोजी वाला पार्ट उसमें रह गया, जैसे एनईपी, जैसे आरटीई, जैसे एनसीएफ, इस तरह की 2-3 चीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, सीसीई। तो अभी एक सेशन बड़ा सा कल लगेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। थियरीज सारी हो चुकी हैं जो जरूरी है। इसके अलावा एक मेमोरी का इस बार हल्का सा क्वेश्चन आ गया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक टाइप्स ऑफ प्ले, ये मैं आपको इन बिटवीन किसी दिन क्वेश्चंस के साथ करा दूंगी। आज बहुत गलत हो रहा है। हाँ सौम्या, ये सेट थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम इस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। 22,000 लोग जुड़े हुए हमारे साथ, सिर्फ 12,000 लोगों ने लाइक किया। क्या चाहता है? हमको सब ध्यान रखना होता है, कौन लाइक किए हैं कौन नहीं किए हैं। देखिए, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव सी ऑन वन साइड, यानी भारत के राज्य है मैप पर, अगर आप उनको मानचित्र पर देखते हैं तो किस राज्य की जो सीमा है उसके एक तट पे समुद्र है। एक तट की बात हो रही है। गुजरात, हाँ पता है हमें समुद्र है। महाराष्ट्र, हाँ पता है समुद्र है। गोवा, बिल्कुल पता है, आप जाते ही इसलिए, गोवा के प्लान आप बनाते ही इसलिए समुद्र मिलेगा। कर्नाटका, सोच लो, मिल सकता है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। अरे यार, अंडमान एंड निकोबार तो आइलैंड है अपने आप में, वो तो चारों तरफ से भी घिरा हुआ है। फिर यहाँ पे बात हो रही है एक साइड की, ये नहीं है कि पानी के अंदर ही कौन बैठा हुआ है। अंडमान एंड निकोबार चलोगे ब्रो? जनवरी में नहीं जा पाएंगे, कोशिश करेंगे। चलो, हमारा अंडमान एंड निकोबार का प्लान जमानों से बन रहा है, पापा बनाया करते थे, अब हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आज तक भी जा ही नहीं पा रहे हैं। जाएंगे बट अगर हम बात करें, हमारी फैमिली ट्रिप अटकी हुई है अंडमान निकोबार की। बी ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। फटाफट से बताइए। गुजरात यस है, महाराष्ट्र यस है, गोवा यस है, कर्नाटका भी चलेगा, केरला भी चलेगा, तमिलनाडु भी चलेगा, आंध्र प्रदेश भी चलेगा, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा भी चलेगा। तो क्या यही सही उत्तर माने? चलिए देख लेते हैं। सी ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर समुद्र आ गया तो फिर तो क्या ही कहने है, तो ये तो हट गया। डी ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश। अगेन मध्य प्रदेश और समुद्र का क्या मतलब है? समुद्र का किसी तट पे नहीं है मध्य प्रदेश, ठीक है। बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश भी ऐसी, मध्य प्रदेश वाले भी ऐसे दुखी हैं जैसे दिल्ली वाले, उनको भी गोवा गुजरात ही जाना पड़ रहा है समुद्र देखने। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कितने राज्य इन्होंने दे दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इन्हीं 9 को अब हम मैप पर देखेंगे। फटाफट से देखते हैं। अगर आप यहां देखेंगे, अब हटा दो, बोल बैठे क्यों हो ब्रो? क्या हो गया तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को? ज्यादा पढ़ाई कर लियो एग्जाम्स में? देखिए, अगर हम यहां बात करें, यही 9 स्टेट्स हम देख सकते हैं। गुजरात समुद्र है भाई, अरेबियन सी है। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड, गोवा की, ठीक है, अरेबियन सी है इनके सबके साइड में, क्योंकि वेस्ट में अरेबियन सी होगा, वेस्टर्न स्टेट्स में। ईस्टर्न स्टेट्स में आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, सिंपल बात है। नीचे इंडियन ओशियन होगा, ठीक। गोवा हो गया, कर्नाटका 4th, तमिलनाडु 5th, केरला 6th, ठीक। इधर 7th पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको हटा भी दें तो 9 की 9 ये स्टेट्स हमें मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश यहाँ कहीं है, जिसको ये कह रहे थे कि भैया एमपी के तो आसपास भी पानी देखने को नजर नहीं आ रहा। तो ये मैप हमें मल्टीपल टाइम्स देखते रहना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे क्या कहानी है। देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5,
पढ़िएगा, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बट आप जवाब दे पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। भाई इतनी देर पहले तक ऐसे थोड़ी होता है शौर्य, ध्यान ही नहीं बाबू, गलत बात नहीं। तो टिपिकल है ना क्वेश्चन। हाँ पूजा, आज के क्वेश्चंस टिपिकल हैं ऑफ कोर्स। मतलब 10 घंटे पहले तुमको बता दिए थे कि भाई कमाल करते हो आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हार्वेस्ट के बारे में कुछ बात हो रही है, जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग। चलिए समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है। 52% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए मान लिया हमने बी ऑप्शन। देखते हैं, अगर हम बात करें हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर ओकेजन्स ऑफ जॉय एंड गैलिटी, मतलब क्या वो फसल कटने का जो पर्व है वो खुशी और उल्लास का पर्व होता है, देश भर में हम देखते हैं, और इस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी हैं, इसके इवेंट्स होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सेलिब्रेट तिल संक्रांति। आप देखते हैं तिल संक्रांति या मकर संक्रांति भी कह देते हैं हम, सेम होते हैं या नहीं ये आप बताइएगा, बट हाँ संक्रांति मतलब किस खुशी में, फसल के लिए मनाई जा रही है। फिर है बी ऑप्शन, ये कटने की खुशी में, मकर संक्रांति पे तो नहीं कटती है। बी ऑप्शन है झारखंड सेलिब्रेट्स पोंगल एंड तमिलनाडु सेलिब्रेट्स नबना। पता नहीं, सोचिए। फिर आते हैं हम, झारखंड में पोंगल कब से मनाने लग गए भाई, ये केरला वाली बात हो जाएगी। गुजरात सेलिब्रेट्स लोहड़ी, अरे कमाल कर दिया है। फिर पंजाब क्या करेगा, ठीक, तो ये भी गड़बड़ हो गया। डी ऑप्शन है महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स गुड़ी पड़वा, असम सेलिब्रेट्स बिहू, ये हमने बिल्कुल एनसीईआरटी में पढ़ा है, बिहू मनाया जाता है असम में। वेस्ट बंगाल में नबना। अब बात ठीक लग रही है, ए और डी जो है यहाँ कुछ सेंस मेक कर रहे हैं, तो ए एंड डी इज द राइट आंसर